अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की कौम को खुशखबरियां तो मिलती नहीं हैं, ना इकोनॉमी के मैदान में, ना सिक्योरिटी के मैदान में, ना खेल के मैदान में, ना फिल्म सॉन्ग्स एंटरटेनमेंट किसी में भी नहीं। एक खुशखबरी कौम के लिए मौजूद थी, लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है कि वो भी छीन ली गई। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू, हॉस्पिटल में है। खुशखबरी 1 अप्रैल को लोगों ने फैलाई कि मर गया, लेकिन साला नहीं मरा। और यह है कि जिंदा है, अभी हॉस्पिटल में है, बहुत बुरे हालात में है। आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द अज जल्द एक डाकू से तो जान छूटे। हमारे लिए ज़्यादा आसिफ जरदारी से नफ़रत इसलिए भी है कि ये हमारे सिंध से है, और सिंध की तबाही और बर्बादी में जितना हाथ आसिफ अली जरदारी का है, हिस्ट्री में किसी का भी नहीं रहा है। अजीज़ दोस्तों, इस वीडियो का मेन टॉपिक है भारत के ख़िलाफ़ साजिशें बढ़ती जा रही हैं और चौमुखी अटैक हो रहे हैं। एक तरफ से नहीं, कई जगहों से मामलात हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि पीओ के सेक्टर में बहुत बड़ी इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए पाकिस्तान का जो मोडस ऑपरेंडी होता है ना इन्फिल्ट्रेशन का, वो ये होता है कि जब बहुत बड़ी इन्फिल्ट्रेशन करनी हो ना, तो वो पीओ के कुछ सेक्टर्स पे भारत के चेक पोस्ट पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, गोलाबारी करते हैं, फायरिंग करते हैं, ताकि फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारत की इस तरफ अटेंशन हो जाए इनकी, और वो दूसरे तरफ से इन्फिल्ट्रेशन कर दें। भारत की फोर्सेस ने इस बार वो इन्फिल्ट्रेशन भी रोकी और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के 5 फौजी कुत्ते मारे गए। और यह है कि आसिम मुनीर को फिर 5 जनाजे उठाने पड़े, और डिक्लेयर 5 का होता है ना, तो समझ लें कि इससे कहीं ज़्यादा है, तो डिक्लेयर इन्होंने 5 किए हैं। अजीज़ दोस्तों, चौमुखी इस लड़ाई में चाइना और बांग्लादेश का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आऊँगा कि ये एक और तरीका वारदात है। भारत की नेवी ने 2500 किलोग्राम की नारकोटिक्स गुजरात के समंदर में, यानी वेस्ट ऑफ इंडिया के समंदर में पकड़ी गई है। 2500 किलोग्राम ऑफ नारकोटिक्स। अब वेस्ट ऑफ इंडिया से कहाँ से आ रही होगी ये नारकोटिक्स, ये कोई $1 मिलियन का सवाल तो नहीं है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ पाकिस्तानी है। अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड है, ईरान ड्रग्स के मामले में है नहीं, तो और कौन वहाँ से भेजेगा? सऊदी अरब भेजेगा, ओमान भेजेगा। ये सब ड्रग्स से दूर हैं। यहाँ पे ड्रग्स के हवाले से बहुत सख्त कानून है, और दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ड्रग्स का पाकिस्तान है। और ये लगातार यहाँ से हथियारों की खेप भी जाती है और नारकोटिक्स की भी जाती है। अजीज़ दोस्तों, जैसे ड्रोन के ज़रिए पंजाब में ड्रग्स और हथियार भेजे जाते हैं, इसी तरह कश्ती के ज़रिए गुजरात और महाराष्ट्र में कश्ती के ज़रिए ये चीज़ें भेजी जाती हैं। और ये मैं पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह भारत के कैदी पाकिस्तान में फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, वो बंद हैं, और वो पाकिस्तान शर्त रखता है कि हमारे कैदियों को छोड़ो। तो भारत पाकिस्तान के कैदियों को इसलिए नहीं छोड़ सकता कि वो आतंकवादी होते हैं, वो टेररिस्ट होते हैं, वो ड्रग्स हथियार लेके आते हैं, वो टेररिज्म करने आते हैं, तो भारत उनको नहीं छोड़ सकता। तो ये है सूरत हाल। भारत के जो कैदी हैं ना, वो तो 100% मछुआरे हैं, नज़र आता है, पहचाने जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, बांग्लादेश और चाइना नॉर्थ में, बांग्लादेश ईस्ट में, पाकिस्तान वेस्ट में, भारत को चारों तरफ से ये घेर के चारों तरफ से साजिशें हो रही हैं। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले
बांग्लादेश के हरामखोर मोहम्मद यूनुस पहुँचे थे चाइना, और वहाँ पे भारत की 7 स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट की हैं उनके बारे में कि भाई इसको इस तरह करें तो इनका रास्ता रोका जा सकता है, चाइना उसमें वो करे, गंदबाजी कर रहा है। लेकिन ये बांग्लादेश को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। इतना मतलब आसान नहीं था। बांग्लादेश एक बहुत ही तरक्की करता हुआ कंट्री था, लेकिन अब ये बनाना रिपब्लिक से भी बदतर होता जा रहा है। और क्या डेंजर्स हैं और भारत को मिलिटरीली क्या इसको प्रिपेयर करना चाहिए, ये आपको मेजर गौरव आर्या बताएंगे 1 मिनट की वीडियो में। आजकल हम बात कर रहे हैं कल्यूसिव थ्रेट की। व्हाट इज कल्यूसिव थ्रेट? एक जमाने में हम कहते थे एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, अब वो दोनों मिल गए हैं। दैट इज कल्यूसिव थ्रेट। जब हमला होगा मिलके होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि चाइना अब पाकिस्तान को कह रहा है कि हम तुम्हें 5th जनरेशन फाइटर्स देंगे। चाइना कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम चिंता मत करो, तुम फुकरे हो, तुम भिखारी हो, तुम्हारे पास 2 टके की ना औकात ना पैसा, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया को परेशान करने के लिए हम तुम्हें लेटेस्ट फाइटर जेट्स देंगे। पाकिस्तान कह रहा है ठीक है सर, डन, आप बताओ, पैसे दो, जेट्स दो, लड़ने के लिए हम तैयार हैं, पैसे तो चाहिए हमें। मसनरी फौज है वो। तो दोस्तों इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर जो कह रहे हैं ना, वो इट इज समथिंग दैट एवरी इंडियन नीड्स टू वरी अबाउट। ये बड़ी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत तगड़ा क्राइसिस है हमारा, बहुत तगड़ा क्राइसिस है दोस्तों। यहां पे देखिए, ये पूरे मैंने बता दिया 31, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा फेज आउट हो रहा है। इसमें से कई और आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। लेटेस्ट ऑफ कोर्स इसमें राफेल है, लेटेस्ट, ये तो चलेगा, डेकेड्स चलेगा राफेल, लेकिन आपके इतने प्लेटफॉर्म है, इसमें से कई हो सकता है कल ये बोलेंगे साहब मिराज के कुछ स्क्वाड्रन वी हैव टू फेज आउट, को बोलें जैगुआर की कुछ स्क्वाड्रन वी हैव टू फेज, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव द डिटेल्स, बट इट इज टेक्नोलॉजी, इट विल गेट फेज्ड आउट, इट विल गेट फेज्ड आउट। जिस तरीके से चाइना अपने एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे उसने J-20 लगा दिया यार, J-20 लगा दिया उसने, विच इज अ 5th जनरेशन फाइटर जेट। 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप दुनिया भर के सामने उड़ा दिया कि ये देखो हमारा उड़ रहा है वहां में, ये 6th जनरेशन है। यू अंडरस्टैंड? अमेरिका जो बनाए वो अलग बात है। अमेरिका ने F-47 बोला, हम F-47 का वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो ठीक है, अमेरिका के साथ हमारी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन बॉस चाइना के साथ तो है ना, हम मना नहीं कर सकते। चाइना इज अ सॉलिड थ्रेट टू इंडिया। अजीज दोस्तों, इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि जब 7 स्टेट्स की बात की मोहम्मद यूनुस ने चाइना में, तो भारत के लिए भी आसान है कि इतना सा 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिससे त्रिपुरा के ज़रिए, तो वहाँ पे अगर भारत उस 1000 किलोमीटर के एरिया को कवर अप कर ले तो मसला बहुत ही ज़्यादा आसानी से हल हो सकता है। कहने को छोटा सा मसला है, लेकिन बहरहाल ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है, छोटा सा ये हिस्सा, और इस हिस्से के बॉर्डर को भारत ने पार्टीशन ऑफ इंडिया के तहत कबूल किया था जब ये ईस्ट पाकिस्तान था। और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करना इतना आसान नहीं जितना कुछ लोग आसानी से कह रहे हैं 3 दिन के अंदर भारत वो ख़त्म कर सकता है। भारत 3 दिन में ये भी ख़त्म कर सकता है और 10-12 दिन में पूरे बांग्लादेश को भी ख़त्म कर सकता है। भारत 2 से 3 हफ्ते में पाकिस्तान को भी ख़त्म कर सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, फिर आप चाइना को माइनस नहीं कर सकते। और ये थोड़ी है कि भारत अगर बांग्लादेश के किसी हिस्से पे या पाकिस्तान पे हमला करता है तो चाइना खामोश बैठेगा। चाइना डायरेक्ट भारत से जंग नहीं भी करेगा तो इन दोनों जगहों से इतनी मदद करेगा कि भारत रशिया यूक्रेन की तरह एक लंबी जंग में फंस जाएगा और एक डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्री के तौर पे भारत के लिए ये एक आत्महत्या होगी कि किसी भी किस्म की जंग में भारत इन्वॉल्व हो जाए। ये भारत के भी थिंक टैंक्स को, ऊपर पॉलिसी मेकर्स को अच्छी तरह पता है। सोशल मीडिया पे बैठ के ये बातें करना बहुत आसान होता है कि इतना सा हिस्सा है 3 दिन में भारत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे लॉन्ग टर्म, ये हमें अच्छी तरह पता है और हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें करके हम इग्नोरेंस की तरफ जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, एक और सेक्टर है जो भारत के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश की साजिशें हैं,
वो है पीओके कश्मीर। कश्मीर में भारत सबसे बड़ी टेररिज्म फेस करता आया है और आज तक करता आया है। ठीक है, 2014 के बाद इसका जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई है, लेकिन फिर भी जारी तो है ना। कभी पुलवामा होता है, कभी उड़ी होता है, रोज़ की बुनियाद पे इन्फिल्ट्रेशन होती है, बहुत कुछ होता है। ऐसे में पीओके में मामला बहुत ख़राब हैं और प्रोटेस्ट जारी हैं मुसलसल। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। कश्मीर चलो तेज हो, चलो तेज हो। अली दुर्ग को क्या करो, अली दुर्ग को क्या करो, अली दुर्ग को क्या करो। क्योंकि प्रोटेस्ट इसलिए किए जा रहे हैं कि पीओके में पब्लिक फैसिलिटीज़ ख़त्म हैं तकरीबन। जो सिविक फैसिलिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी, सड़कें, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कुछ भी नहीं है। मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए मीरपुर में या आगे पीछे कहीं पीओके में, तो बंदे को रावलपिंडी इस्लामाबाद लाया जाता है, क्योंकि वो करीब तरीन है। क्यों भाई? इसलिए कि वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। तो ये हालात में अवामी एक्शन कमेटी जो बनी है पीओके में, वो काफ़ी चीज़ें कर रही है। और पीओके में अवामी एक्शन कमेटी के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उनकी छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा। पहले मैं बता दूं कि अवामी एक्शन कमेटी ने पूरे पीओके में बिजली के बिल जलाए हैं और पूरे पीओके से नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये है कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और ये है कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, ये आपके सामने मैं इनकी एक छोटी सी 3 मिनट की बातचीत रखूंगा। अब आपको पता है कि 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन किया हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह का आज़ाद कश्मीर में एक नई फ़ोर्स बनाने जा रहे हैं रेंजर्स के नाम से। तो अगर ये फ़ोर्स बनाई जाती है, देखें कि आज़ाद कश्मीर जो है, यहाँ के लोग बहुत पुरअमन लोग हैं। यहाँ से पहला भी इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन हुए जो 31-32 साल के बाद हुए, उसमें कोई तसादम नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। तो क्या देखते हैं आप? सर देखें, ये मैं कहूँगा कि एक दफ़ा फिर ये बहुत बड़ी गलती की जा रही है। पहली गलती वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक साहब ने और कर्नल वक़ार नूर साहब ने की थी। अगर आपको याद हो, 11 मई की उन्होंने FCPC का एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसके बाद बाकायदा रिहर्सल्स करवाई गई थी, पुलिस को एक इश्तिहार दिलाया गया था। फिर जब आपने लोगों में एग्रेशन पैदा किया तो लोगों ने उसका आपको जवाब दिया। तो ये अब ये दोबारा गलती करने जा रहे हैं, लेकिन अब की जो ये गलती कर रहे हैं, इसको ये कानूनी जो है वो दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा उस पर कानूनी बात करना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक मुतनाज़ा ख़ित्ता है और इस मुतनाज़ा ख़ित्ते में इस तरह फोर्सेस को ला के सेटल करना, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम बनेगा। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। सर, इसमें यह कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 47/1948 और दीगर बैनुल-अक़वामी माहिदों के तहत जम्मू कश्मीर को एक मुतनाज़ा ख़ित्ता तस्लीम किया गया है, जहाँ के अवाम को अपने मुस्तक़बिल के तयन के लिए इस्तवाबे राय का हक दिया गया है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत 2 बुनियादी असूल इस तनाज़ुर में इंतहाई अहम है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर का आर्टिकल 2.4 किसी भी रियासत को ये इजाज़त नहीं कि वो ताकत के ज़रिए किसी खित्ते की खुद मुख्तारी या जुग्राफियाई सालमियत को नुकसान पहुँचाए। खुद इरादियत का हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 1.2 के तहत कश्मीरी अवाम को अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का गैर मशरूत हक हासिल है।
इस कानूनी फ्रेमवर्क में आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स फोर्स जैसे बैरूनी नीम फौजी दस्ते तैनात करना न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है बल्कि कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक़ पर भी ज़रब लगाना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू कश्मीर को गैर फौजी जोन करार दिया है। किसी भी गैर मुकामी फोर्स की तैनाती इस आलमी माहदे की खुली खिलाफ वर्जी होगी। आज़ाद कश्मीर का अबूरी आइन 1974 खित्ते को महदूद खुद मुख्तारी देता है। किसी गैर मुकामी फोर्स को यहाँ तैनात करना मुकामी कानून के साथ साथ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 257 जिसमें कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक दफात शामिल है की भी खिलाफ वर्जी होगी। अब इससे अगर हम और भी इससे पीछे जाएं कि अगर ये फोर्सेस अवामी एहतजाज को दबाने के लिए इस्तेमाल की गई तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के चार्टर 1948 और जेनेवा कन्वेंशन है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। क्योंकि इससे पहले भी 1954 में पंजाब कंस्टेबली लाई गई, इसी तरह 2024 के मुजाहरों में पुलिस को लाया गया, 2025 में ये तहरीक जारी है। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो ये क्योंकि एक मुतनाज़ा खिता है तो इसकी पोजीशन जो है ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लिहाजा मैं अपने इन हुक्मरानों से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसा कोई काम वो ना करें कि ये कल आपको जो है वो सुप्की उठानी पड़े। अजीज़ दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान कश्मीर को वापस बहुत तेज़ी से आगे लेके जा रहा है। मैं अभी लास्ट वीक जब जिनीवा में था तो मैं हैरान रह गया कि इस बार वापस भरपूर तरीके से कश्मीर पे एक लॉबिंग हो रही है। और अयूब ठाकुर एक 90s की जो टेररिज्म थी उसका मेन किरदार था, लंदन में रहता था लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे भरपूर लॉबिंग कर रहा था। मर गया साला, मेरा ख्याल है, आई थिंक सो। और अब इसका बेटा मुजम्मिल अयूब ठाकुर वो चीज़ लेके चल रहा है। ISI लाखों डॉलर इसको देती है और ये इसके बल पे मूवमेंट चला रहा है। अब जैसे ये सैटरडे को कल यानी तुर्की के इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पैलेस्टाइन और कश्मीर जोड़ के रखा होता है, पैलेस्टाइन, ताकि और ज़्यादा अरबों की भी हमदर्दी मिले और इंटरनेशनल लेवल पे भी तुर्की वुर्की में कश्मीर का नाम फैलता रहे। मुजम्मिल अयूब ठाकुर ने UN में 3-4 स्पीचेस की, जिसमें एक छोटी सी स्पीच 1-1.5 मिनट की आपके सामने रखता हूँ। और जिनीवा में मुजम्मिल अयूब ठाकुर ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें POK के जो इस्लामाबाद स्पॉन्सर्ड आते हैं टेररिस्ट, उन लोगों ने काफ़ी स्पीचेस की। इनमें से ज़्यादातर को मैं पर्सनली जानता हूँ, कई सालों से ये जिनीवा आते रहते हैं और ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी। लॉबिंग का ये हिस्सा होती हैं और इस तरह इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी लेवल पे भी, भारत को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी लेवल पे भी बदनाम किया जाए और कॉर्नर किया जाए। तो हर लिहाज से ये कोशिशें हो रही हैं। मुझे एक मेरी फ़ैन हैं या मेरे जो वॉच करती हैं, उन्होंने मुझे एक वीडियो का लिंक भेजा है, यूट्यूब वीडियो का लिंक। डॉक्टर दानिश एक कराची के एंकर हैं, मेन स्ट्रीम TV में काफ़ी सालों से प्रोग्राम करते हैं। उनकी एक वीडियो का लिंक भेजा कि मैं उसका जवाब दूं। उस वीडियो में ये था कि डॉक्टर दानिश कह रहे हैं कि भारत में पता नहीं 57 इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही हैं और भारत की 17 स्टेट्स तो तकरीबन वहाँ पे भारत का कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे टोटल इंडिपेंडेंस हो चुकी है, तकरीबन सिर्फ ऐलान होना बाकी है। और भारत की आर्मी पूरे भारत की 57 या 51 उसमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट में फंसा हुआ है। ये एक्चुअली डॉक्टर दानिश अगर मेन TV चैनल पर बैठ के कोई प्रोग्राम करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के मेन TV चैनल पे सिर्फ ISI के अप्रूव्ड एंकर्स हैं, जिनको ये होता है कि अभी किसी बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट ने ये बात कही है कि आजकल वो जर्नलिज्म का ज़माना नहीं रहा जब रिसर्च करके पूरे प्रोग्राम किए जाते थे। 12-13 घंटे रिसर्च होती थी और एंकर 12-13 घंटे स्टूडियो में बैठ के रिसर्च करता था अपनी पूरी टीम के साथ। ये वो आजकल ऐसा नहीं है। बोला 8 बजे का अगर प्रोग्राम है ना
तो 7:45 बजे एंकर गाड़ी से उतरता है, स्टूडियो में दाखिल होता है, उसको एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, वो बैठ कर वो स्क्रिप्ट पढ़ के चला जाता है और उस बात के इसको 50-50 लाख रुपया सैलरी मिलती है। भाव इनके बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि वो टोटली ISI का दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो ऐसी बातों पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं किसी के पाँव में सुई चुभती है तो फ़ौरन पूरे सोशल मीडिया पे फैल जाती है। तो यह है कि अगर भारत के हालात ऐसे होते तो पता चल जाता। IPL चल रहा है, पूरा स्टेडियम भरा पड़ा होता है, आपको एक पुलिस वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पे PSL शुरू होने वाला है, आधा ग्राउंड पुलिस वालों से भरा हुआ होगा। तो यह है कि फ़र्क ये है, पाकिस्तान में जेन्युइन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इस वक्त 4 चल रही हैं। बलूचिस्तान, सिंधु देश, पख्तूनिस्तान और POK के कश्मीरी भी उठ खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान में तो जेन्युइन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हैं। पाकिस्तान हर तरफ से इन क्रांतिकारियों के बीच में फंसा हुआ है। भारत में ऐसा कुछ नहीं। मेरी बहन ने जो मुझे, या बेटी है जो भी, मुझे इसकी उम्र का नहीं पता, मुझे ये रिक्वेस्ट की कि मैं डॉक्टर दानिश की वीडियो का जवाब दूँ। तो ऐसे मतलब एक तो प्रोपेगेंडा होता है ना, एक बिल्कुल मरा हुआ प्रोपेगेंडा कि जिसके देख के या सुन के आपको हंसी आए, उसका क्या जवाब देंगे आप। ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश तो हो सकती है कि भारत में 57 ना से कोई एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चले। जिस किस्म का इन्होंने टेररिज्म कश्मीर में चलाया था, वहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट नहीं है, वहाँ पे प्रो पाकिस्तान कश्मीरी मूवमेंट्स मर चुकी हैं। और आपके सामने है, कश्मीर में इलेक्शन भी हुए और इलेक्शन में मोदी जी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के पायनियर जो थे वो हार गए इलेक्शन। इसके बावजूद जो जीता उसको गवर्नमेंट दी। सो दिस इज़ द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। और आज कश्मीर में प्रो पाकिस्तानियत मर चुकी है। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट और कहाँ चल रहे हैं। मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर के अपने मसले ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट कोई नहीं है। तो यह है कि चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश मिलके भारत में आतंकगिरी या अपराइजिंग, अनईज, जो भी चाहें आप कहें, कोशिशें पूरी कर रहे हैं। लेकिन भारत इज़ मोर स्ट्रोंगर देन यस्टरडे एंड इट इज़ गेटिंग स्ट्रोंगर एवरी डे, एवरी पासिंग डे। तो यह है कि कोई चिंता की बात नहीं है और ऐसे प्रोपेगेंडों को अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल जगह ना दें। अजीज दोस्तों, आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती है कि हद से ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई हैं मेरे पर्सनल लेवल पे। और वो जो सामान उठाने वाले आते हैं ना, अदालत से मैं हार गया एक केस, तो उसकी पेमेंट नहीं कर सका, तो कल इंस्पेक्टर आके मेरी गाड़ी भी उठा के ले गया। और एक और इंस्पेक्टर नेक्स्ट वीक आ रहा है, वो घर के सामान की लिस्ट लेके जा रहा है। आप लोगों से मदद की दरख्वास्त है। धन्यवाद अजीज़ दोस्तों।